मैं हूं डॉक्टर पी.डी. महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों के समक्ष आज सर्वनाम विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि भाषा संबंधी ज्ञान उन्हें आवश्यक है। इस दिशा में विशेष पहल किए गए हैं और भाषाओं को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। सर्वनाम विषय जो है हिंदी की व्याकरणिक व्यवहारिक कोटियाँ के अंतर्गत रखी गई हैं। सर्वनाम परिवर्तनशील शब्द है और इस परिवर्तनशील को विकारी शब्द कहते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी हैं हिंदी में जो अपरिवर्तित हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से व्यवहारिक कोटियों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये ऐसे 4 व्यवहारिक कोटियां हैं जिनको कि हम परिवर्तित अर्थात विकारी शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। और 4 ऐसे व्यवहारिक कोटियां हैं जिनमें से क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये जो व्यवहारिक कोटियां हैं वो अपरिवर्तनशील हैं, इनमें विकार नहीं होता, इसको अविकारी शब्द कहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं बताना चाहता हूँ कि विकारी शब्द क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हिंदी भाषा जो है व्यवहार की भाषा है, यह आदान प्रदान की भाषा है, यह सामंजस्य की भाषा है, यह विचारों, भावों और अभिव्यक्ति को आपस में विनिमय आदान प्रदान करती है। इसीलिए भाषा को भाषाविदों ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कई जगह कहा गया है भाषा विज्ञान में कि 4 कोश में पानी बदले और 8 कोश में वाणी, और बंदर वाणी बिनाए को भी कहा गया है। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, रामायण में भी कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि वाणी का, शब्द का बहुत महत्व होता है हिंदी भाषा में। शब्द संहारिए बोलिए ऐसा भी कहा गया है, यानी शब्दों को हम कैसा प्रयोग करें ताकि वह हिंदी में सुसज्जित होकर के, सुसंस्कृत होकर के, व्यवस्थित होकर के, स्वानुशासित होकर के, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, स्वानुशासित, कि कैसे अनुशासित करें हम शब्दों को कि वो अच्छा लगे, श्रृंगारित लगे और समन्वय की भाषा लगे, आपस में विचार विनिमय की भाषा लगे। तो हम देखते हैं कि आइए, ये सर्वनाम जो शब्द है ये विकारी शब्द है और इसमें जो विकार है वो किसके कारण आता है ये मैं बताना चाह रहा था। आप भी इसको ध्यान से सुनिए कि जहाँ पर लिंग, कारक, वचन के कारण, एक वचन हो या बहुवचन के कारण हो, तो इसमें जो शब्दों में परिवर्तन आ जाते हैं, वाक्यों में परिवर्तन आ जाते हैं, इसके कारण ये विकारी शब्द कहते हैं, इसको परिवर्तनशील शब्द कहलाता है। अब आइए, संज्ञा तो आपने पढ़ा ही, अब सर्वनाम द्वितीय अंग है इसका, तो इसी को मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। और सर्वनाम किसे कहते हैं, बहुत लोगों को, आप लोगों को याद होगा सर्वनाम, या पहली से लेकर के 5वीं कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा में, मैट्रिक में भी इसको पढ़ा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ते आ रहे हैं। अब महाविद्यालय में भी सर्वनाम को पढ़ने के पीछे क्या है, इसको विस्तार से जानना है उच्च शिक्षा में। आइए, हम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जितने जो शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, इसमें संज्ञा और सर्वनाम को आप देखिए कि श्री राम ने रामबाई से कहा कि रामबाई के यहाँ कोरोना के चलते नहीं आ पाएगा।
अब इसमें इस वाक्य को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भिड़ंगा सा लगता है जरूर, लेकिन आप इसको सर्वनाम सही जगह पे सर्वनाम प्रयोग करके आदि पढ़ेंगे तो ये सरल हो जाएगा, सुसज्जित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा और अच्छा लगेगा। देखिए इसको मैं पुनः पढ़ता हूँ सुधार करके, सर्वनाम लगा करके। श्री राम ने रामबाई से कहा कि मैं कोरोना के चलते तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। अब देखिए ये कितना अच्छा हो गया। इस दृष्टि से आप उपयुक्त और सुसज्जित, और मैंने कहा कि ये विचार विनिमय के लिए और व्यवस्थित करने के लिए, सजावट करने के लिए, और सरलता, सुगमता और सुंदरता, ये तीन चीजें चाहो आप नोट करना चाहो तो कर लो, या तो याद करने की चीज है, कोई बहुत कठिन तो है नहीं। सरलता लाने के लिए, सुगमता लाने के लिए, भाषा में व्यवहारिक दृष्टि से सुंदरता लाने के लिए इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब ऐसे कौन कौन से सर्वनामिक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं? तो मैं, तुम, आप, ये तीन हुआ। यह, वह और जो, इसको रट डालो, आप याद कर डालो। सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कुल 11 तो जो शब्द हैं संस्कृत से निकले हुए हैं, जो भाषाविदों ने सर्वनाम को 11 सर्वनाम से यहाँ पर अभिहित किया है, निर्धारित किया है, निरूपित किया है। अब आइए, इस सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जरूरत पड़ती है कि हिंदी भाषा में सर्वनाम हम जानते हैं? तो देखिए, संज्ञा का बार बार प्रयोग से बचने के लिए, संज्ञा का बार बार प्रयोग से बचने के लिए हमको सर्वनाम शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए, यहाँ संज्ञा का बार बार प्रयोग से बचने के लिए, भाषा पर प्रभाव जमाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम के भेद और प्रकार कितने होते हैं? तो अब आइए, सर्वनाम के प्रयोग और प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं? यदि आपको पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, नोट्स की दृष्टि से पूछा जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्राओं, आपको याद करने की दृष्टि से कहा जाता है, तो आप सर्वनाम की कई किताबों में 5 भेद बताए हैं, लेकिन कुछ किताबों में आप गहन अध्ययन करेंगे तो 6 भेद बताए गए हैं। मैं 6 भेदों को आपके समक्ष रखता हूँ। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंध सूचक सर्वनाम, और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब इन 6 सर्वनाम को आप देखिए। तो पहले सर्वनाम में हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम को आप अध्ययन करेंगे तो इसके 3 भेद हैं छोटे छोटे। वो पहला है उत्तम पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, पढ़े होंगे आप। दूसरा मध्यम पुरुष, जिसको द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है, और तीसरा है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं सर्वनामिक शब्द है, उदाहरण के लिए उत्तम पुरुष में मैं, और मध्यम पुरुष में सर्वनाम के शब्द हैं तुम, और अन्य पुरुष में सर्वनाम के शब्द हैं वह। अब वाक्य बनाइए, सरल है, आप बना सकते हैं। मैं जा रहा हूं, अब जाने वाला मैं है, अब वो राम भी जा सकता होगा या श्याम भी जा सकता होगा। तो इसी तरह से आप कई उदाहरणों से उत्तम पुरुष के अंतर्गत प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम को आप बना सकते हैं, उदाहरण परीक्षा में लिख भी सकते हैं। देखिए, अब मध्यम पुरुष तुम, मध्यम पुरुष के लिए सर्वनाम शब्द है तुम। अब उदाहरण बताइए, तुम कहाँ जा रहे हो, ये उदाहरण हम बना सकते हैं। अन्य पुरुष के लिए, वे लोग जो कल आए थे कहाँ जा रहे थे, यदि ऐसा वाक्य बनाते हैं, वे लोग जो कल आए थे कहाँ जा रहे थे, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में के अंतर्गत आता है। अब आइए निश्चयवाचक सर्वनाम हम क्रमशः बढ़ते हैं। निश्चय, जिस शब्दों से, जिन वाक्यों से निश्चितता का बोध हो, एक निश्चितता का बोध हो, जस्टिफाइड जिसको बोलते हैं, आप एक कह सको कि पहचान सको, निश्चितता हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए, यह लड़का अच्छा है,
अब ये कोई लड़का होगा जो अच्छा होगा, वो गुणों से अच्छा होगा, कोई बुरे होंगे, कोई अच्छे होंगे। तो यह लड़का एक निश्चितता है। सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या है? यह। और लड़का अच्छा है जो है क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़िए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन जा रहा है। कौन जा रहा है कहने मात्र से इस हिंदी के वाक्य में ऐसा लगता है कि कौन है, क्या नाम होगा, वो किसका रिलेटिव होगा, या किसका संबंध होगा उससे, आदि आदि प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उमड़ पड़ते हैं। प्रिय छात्र, देखिए आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहने से कौन जा रहा है, कौन शब्द से हमको सर्वनाम शब्द का ज्ञान होता है। अब आगे बढ़िए। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी खुद का, बोध हो, स्वयं का बोध हो, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। अब इस वाक्य में देखिए, मैं क्या है, यहाँ सर्वनाम है। अपना माने स्वयं का, स्वयं का अर्थात निज का, खुद का काम स्वयं करूंगा। अब निश्चितता का बोध यहाँ पर हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है, और निज यानी स्वयं को ये संबोधित करते हुए कह रहा है, एक संकल्प ले रहा है, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे आपसी संबंध का ज्ञान हो, प्रतिभान हो, मालूम हो, अवगत हो, ज्ञान हो। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए यहाँ पर, वह लड़की जो कल आई थी पढ़ने में कमजोर है। अब ऐसा वाक्य हम हिंदी में बनाते हैं कि वह लड़की जो कल आई थी पढ़ने में कमजोर है। अब इसको संबंध, कमजोरी जो है उसी एक लड़की के लिए है जो पढ़ने में कमजोर है और कल आई थी। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं संबंध को ये बता रहा है, आपस के संबंध को, कमजोरी को उस लड़की से जोड़ रहा है। इसलिए वह लड़की जो है, यहाँ पर वह जो है सर्वनाम शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आगे ये छठवां और अंतिम सर्वनाम शब्द का प्रकार है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिस शब्द से हमको प्रश्न का ज्ञान होता है, भान होता है, उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसके लिए कौन और क्या सर्वनाम, दो ही शब्दों का प्रयोग होता है, कौन और क्या। अब ये कौन और क्या को लेकर के आइए हम शब्द बनाते हैं। कौन आया, हमारे मन में ऐसे कहते ही एक प्रश्न उठता है, कौन, वो आदमी जो आया वो कौन है। और दूसरा, इसका क्या करोगे, कोई चीज रखा है हाथ में और पूछने वाला पूछता है कि इस चीज का आप क्या करोगे। तो इससे क्या होता है, प्रश्न का संकेत मिलता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि सर्वनाम के प्रयोग करने में कई तरह की परेशानियां, त्रुटियां होती हैं, जिसको हम लोग किस तरह से ध्यान रखेंगे ताकि हमको सर्वनाम का अध्ययन में, जीवन में किसी भी प्रकार से हिंदी भाषा के बनावट में, लिखावट में, उसको बोलने, चालने में, आपस में व्यवहार में लाने में किसी प्रकार की दुर्विधा और कठिनाइयां न आए। आइए आपको देखते हैं, बताता हूं मैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखी जा सकती है। पहला तो यह है कि एक व्यक्ति एक वस्तु का सूचक हो, एक व्यक्ति और एक ही वस्तु का सूचक हो। ऐसा मैं कह रहा हूं, हम जाऊंगा, ये एक ही व्यक्ति है। कई जगह पर एक ही व्यक्ति, अकेला व्यक्ति कई जगह पर ऐसा बोलता है कि हम जाऊंगा। मैं जाऊंगा कि बोलना तो चाहिए उसको, मैं जाऊंगा तब ठीक है। वो कह देता है कि हम जाऊंगा। क्या ये गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है। लेकिन सर्वनाम को ध्यान में रखेंगे तो इसको सही करके हम कैसे बोलेंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, हम ही जाएंगे। ये निश्चितता का बोध तो होता है और एक व्यक्ति का सूचक है, इसलिए यहाँ पर हम जाऊंगा की जगह में
हम जाएंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है उचित वचन निर्वाह का ध्यान रखना है। उचित वचन, एक वचन है तो एक वचन, द्वितीय वचन है दूसरा वचन, और बहुवचन है द्वितीय वचन का मतलब बहुवचन। वह लोग आ गए के स्थान पर क्या होगा, वह लोग आ गए, उचित नहीं है, अटपटा सा लग रहा है, वे लोग आ गए होगा, वे लोग आ गए, ये सही। यहाँ पर देखिए अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचें। कुछ सर्वनाम शब्द में ऐसे शब्द भी घुस आते हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी जरूरत नहीं रहती है, तो भी हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में, वो गलत है, उससे बचना चाहिए। तो देखिए एक उदाहरण है, एक घर जो खाली पड़ा था उसे जलाकर राख कर दिया गया। अब एक घर जो खाली पड़ा था, अब उसे इसमें एक ऐसा शब्द है जो अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है। एक घर जो खाली पड़ा था उसे को हटा दीजिए, विलोपित कर दीजिए, निकाल दीजिए। अब उसको निकाल के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक घर जो खाली पड़ा था जला करके राख कर दिया गया। तो इसमें अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते समय बचना चाहिए। अब आगे आइए, एक ही प्रकार का सर्वनाम प्रयोग हो। अब एक उदाहरण देखिए, इसमें मरीज की अवस्था इतना बिगड़ गई कि उसे कहा नहीं जा सकता। अब मरीज की अवस्था इतना बिगड़ गई को स्त्रीलिंग है, कोई मरीज है जो महिला है, तो उसको हम लोग सुधार के आपका क्या कहेंगे, मरीज की अवस्था इतनी बिगड़ गई कि वह कहीं नहीं जा सकती। बीमारी के कारण, उसकी स्थिति के कारण, उसके परिस्थिति के कारण वो इधर से उधर नहीं जा सकती, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अब आइए अंतिम जो है अन्य पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग। सर्वनाम के प्रयोग में हमको किस क्रम से सर्वनाम शब्दों को व्यवस्थित करके रखना है हिंदी के भाषा के वाक्यों के लेखन में। तो आप देखिए इसमें, आप देखिए देख रहे हैं कि अन्य पुरुष पहले होना चाहिए, मध्यम पुरुष दूसरा होना चाहिए, और उत्तम पुरुष जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं अंत में होना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, वह ये क्या है, अन्य पुरुष है, तुम क्या है, मध्यम पुरुष है, और हम क्या है, उत्तम पुरुष। तो ये सही हो जाएगा, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वह तुम और हम बाजार जाएंगे। ये ऐसा कहने से अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यदि वाक्य में एक साथ आए हैं तो किस तरह से प्रयोग होगा ये आप देख ले रहे हैं, भली बात ही जान रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। भाषाविद कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के सभी सर्वनाम शब्दों का जो आगमन हुआ वो किस तरह से हुआ, उस पर उनका विचार है कि ये सभी शब्द जो है पहले संस्कृत से ही आए हैं, और संस्कृत में आने के बाद ये प्राकृत रूप में आ गए। आपने पढ़ा होगा ना, अवहट, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, ये अलग अलग भाषा के रूप हुए जो हिंदी खड़ी बोली में प्रयोग करते समय जो संस्कृत से जो भाषा प्राकृत में आया, प्राकृत से अपभ्रंश में आया, और अपभ्रंश से अभी हिंदी में किस तरह से प्रयोग हो रहा है, तो इसको भी आपको जानना है। एक उदाहरण मैं लेता हूँ, बहुत सारे उदाहरण होंगे, समय अभाव के कारण आपको मैं केवल एक सार संक्षेप रूप में बता रहा हूँ, इससे आप बहुत अध्ययन करेंगे तो आपको सुविधा होगी। जैसे अहम, अहम एक संस्कृत का शब्द है और उसका जो प्राकृत रूप है अम, अधम हम, और अपभ्रंश रूप में ये जो है मैं और हम, और आधुनिक हिंदी के रूप में भी ये जो है मैं और हम का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं, आपने मुझसे सर्वनाम शब्द को जानने के लिए जो हिंदी की व्यवहारिक कोटियाँ हैं, व्यवहार की भाषा है, आपस में विचार विनिमय की भाषा है, समन्वय की भाषा है, मित्रता की भाषा है, इस भाषा को जानने के लिए हमको सर्वनाम का शब्द जो है भाषा में क्या करता है, सरलता लाता है, सुगमता लाता है, सुसज्जित करता है भाषा को, और भाषा में एक बड़ा सा हिंदी के गौरव और गरिमा को सर्वनाम जो है बढ़ाता है।
तो धन्यवाद, आपको आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय हिंद।